26 अगस्त 1978 की शाम नई दिल्ली में एक ऐसी घटना घटती है जिसे जानकर दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आक्रोश और दहशत फैल गई थी। घटना इतनी क्रूर और निर्दयी थी कि सभी देशवासी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखना चाहते थे। लोग इतने गुस्से में थे कि लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्थर भी मार दिए थे, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफी चोट आई थी और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया था। आखिर क्या हुआ था 26 अगस्त 1978 की शाम को, और क्या थी यह घटना जिसके कारण प्रधानमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ गया था? तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। दरअसल दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र की ऑफिसर्स इनक्लेव में इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बेटी का नाम गीता चोपड़ा और बेटे का नाम संजय चोपड़ा था। गीता की उम्र 16.5 साल थी और वह नई दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। गीता को पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग करने का भी काफी शौक था। संजय की उम्र 14 साल थी, जो दिल्ली के संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं का छात्र था। 26 अगस्त 1978 को गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो पर युवा वाणी नामक एक रेडियो कार्यक्रम में भाग लेने जाना था। गीता अपने भाई संजय के साथ शाम के करीब 6:15 पर अपने घर से संसद मार्ग पर स्थित ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जाने के लिए निकलती है। संजय और गीता जब अपने घर से निकलते हैं तो उनका एक जानने वाला इनको अपनी गाड़ी में बैठाकर गोल डाक खाने तक लिफ्ट दे देता है। गोल डाक खाने पहुंचने के बाद ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस जाने के लिए संजय और गीता किसी सवारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके पास पीले रंग की एक फिएट कार आकर रुकती है, जिसका नंबर HR के 8930 था। गीता और संजय जैसे ही इस कार से लिफ्ट मांगते हैं, वह कार वाले तुरंत इनको लिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद संजय और गीता दोनों इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस गाड़ी में बैठे दोनों व्यक्ति जब संजय और गीता को ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस ले जाने की जगह दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो गीता तुरंत गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। क्योंकि गीता ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहले भी आ चुकी थी, उसको रास्ते का अच्छे से पता था। इस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति बैठे थे, ये 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शातिर अपराधी रंगा और बिल्ला थे। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको रंगा और बिल्ला के बारे में बताता हूं, जिन अपराधियों की वजह से मैं आपको यह कहानी बता रहा हूं। रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह था, जबकि बिल्ला का नाम जसवीर सिंह था। रंगा और बिल्ला दोनों ही मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था। जब ट्रक की ड्राइविंग करने से रंगा ऊब जाता है तो वह मुंबई में टैक्सी चलाने का काम करने लगता है। टैक्सी चलाते वक्त रंगा की मुलाकात एक श्यामवीर नाम के व्यक्ति से होती है, जो एक अपराधी प्रवृत्ति का था। यही श्यामवीर रंगा को पहली बार बिल्ला से मिलवाता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला दोनों मिलकर किडनैपिंग और चोरी करने लगते हैं। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते थे और उसे बेच दिया करते थे। चोरी की हुई कारों से ही रंगा और बिल्ला किडनैपिंग और चोरी किया करते थे। लोगों को किडनैप करने के बाद उनके घर वालों से फिरौती लेते और फिर उन्हें छोड़ देते थे। एक बार बिल्ला बच्चों की किडनैपिंग के मामले में पकड़ा जाता है और मुंबई पुलिस उसे पकड़कर थाने की जेल में बंद कर देती है। लेकिन शातिर बिल्ला कुछ दिन बाद ही जेल से भाग जाता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। जिस समय रंगा और बिल्ला ने संजय और गीता को अपनी गाड़ी में बैठाया था, उस समय अंधेरा होने वाला था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। गीता और संजय को गाड़ी में बैठाने के बाद रंगा और बिल्ला जैसे ही गाड़ी को ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जाने की वजह दूसरी ओर को ले जाने लगते हैं, तभी गीता और संजय तुरंत गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं। लेकिन रंगा और बिल्ला गाड़ी नहीं रोकते हैं। यह देखकर दोनों बच्चे गाड़ी में ही काफी जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। बच्चों को शोर मचाता देख रंगा और बिल्ला लगभग 3 फीट लंबी तलवार निकालकर गीता और संजय को डराने लगते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन बच्चे तलवार देखकर भी घबराते नहीं हैं और लगातार शोर मचाते रहते हैं। इसके बाद गीता और संजय को लेकर जब रंगा और बिल्ला की कार गोल मार्केट के आसपास से गुजरती है, तो उस समय कई लोगों की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है, जिसके अंदर से बच्चों के चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इतना ही नहीं, कार के अंदर बच्चों को चिल्लाता देखकर भगवान दास नाम का एक व्यक्ति अपना स्कूटर रोकता है और कार के पास जाता है,
तो देखता है कि एक लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही है और एक लड़का ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति से लड़ रहा है। ये व्यक्ति जैसे ही कार के पास पहुंचकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो रंगा और बिल्ला तेजी से गाड़ी लेकर विलिंगडन अस्पताल की ओर भाग जाते हैं। भगवान दास के अलावा और भी कई लोग इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जब रंगा और बिल्ला को लगता है कि कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया है, तो वह गाड़ी को और तेज चलाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी के अंदर संजय रंगा और बिल्ला से काफी संघर्ष करता है। इस दौरान संजय को तलवार भी लग जाती है और खून निकलने के कारण उसकी शर्ट लाल हो जाती है। गाड़ी लगातार संजय और गीता को लेकर आगे बढ़ रही थी। रंगा और बिल्ला की गाड़ी जैसे ही एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरती है, तभी संजय गाड़ी में ही खड़ा होकर अपनी खून से सनी शर्ट भी दिखाता है और हाथ से मदद के लिए इशारा भी करता है, जिसे राहगीर देख भी लेते हैं। संजय और गीता को गाड़ी से चिल्लाने और मदद मांगते हुए एक नहीं बल्कि बहुत से लोग देखते हैं, और कई लोग तो रंगा और बिल्ला का चेहरा भी देख लेते हैं, लेकिन सभी मदद करने में नाकाम रहते हैं। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति रंगा और बिल्ला की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। गाड़ी का नंबर नोट करने के बाद वह व्यक्ति 100 नंबर पर कॉल करता है और गाड़ी का नंबर बताता है, जो HRK 8930 था। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठा दिल्ली पुलिस का कर्मचारी गलती से HRK 8930 की जगह MRK 8930 सुन लेता है। इस गलती के कारण दिल्ली पुलिस MRK 8930 नंबर की गाड़ी ढूंढती रहती है, जबकि गाड़ी का नंबर HRK 8930 था, और इस गलती के कारण गाड़ी ट्रेस नहीं हो पाती है। यह सब कुछ होते होते काफी अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला गाड़ी को पालम एयरपोर्ट की ओर एक सुनसान रोड की तरफ लेकर चले जाते हैं, जहां पर रोड के दोनों ओर काफी पेड़ और जंगल थे। उस समय यह रोड बहुत ज्यादा सुनसान हुआ करती थी, जिस वजह से इस रोड पर लोग कम ही आना जाना पसंद करते थे। इसके बाद रंगा और बिल्ला गाड़ी को लेकर रिज इलाके में पहुंच जाते हैं। यह इलाका बहुत ही सुनसान जगह पर था। सुनसान जगह पर ले जाने के बाद रंगा और बिल्ला संजय और गीता से उनके बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो गीता बताती है कि मेरे पापा इंडियन नेवी में कैप्टन हैं। यह सुनकर रंगा और बिल्ला को लगता है कि इन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। इसके अलावा रंगा और बिल्ला को एक डर यह भी सताने लगता है कि यह दोनों बच्चे एक आर्मी ऑफिसर के हैं, जिस वजह से पुलिस ज्यादा छानबीन करेगी और हम पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से रंगा बिल्ला से बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बिल्ला साफ इनकार कर देता है, क्योंकि बिल्ला एक क्रूर और निर्दय प्रवृत्ति का अपराधी था। रात के अंधेरे में भी रंगा और बिल्ला के द्वारा तलवार से डराए जाने और जख्मी हो जाने के बावजूद भी गीता और संजय बड़ी ही बहादुरी के साथ रंगा और बिल्ला का मुकाबला करते हैं। लेकिन उम्र कम होने की वजह से संजय और गीता में इतनी ताकत नहीं थी कि वह रंगा और बिल्ला का मुकाबला कर पाते। एक बार गीता और संजय उनकी तलवार भी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। तलवार छीनने की वजह से रंगा और बिल्ला काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके कारण वह गीता और संजय के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मार पिटाई के कारण दोनों भाई बहन चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को शांत कराने के लिए रंगा और बिल्ला एक बहाना बनाते हैं। वह दोनों बच्चों से बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको छोड़ देते हैं, आप चीखना चिल्लाना बंद करो, जैसे ही कोई गाड़ी आएगी हम आपको उसमें बिठा देंगे और तुम दोनों भाई बहन अपने घर चले जाना। यह सुनकर दोनों भाई बहन शांत हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद अब हमें छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद रंगा और बिल्ला आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। इसके बाद रंगा गाड़ी से उतरता है और संजय को गाड़ी से थोड़ी दूर ले जाता है, जबकि बिल्ला गीता के साथ गाड़ी में ही रुक जाता है। रंगा संजय को गाड़ी से लगभग 100 मीटर दूर ले जाता है। इसके बाद मौका देखते ही रंगा 3 फुट लंबी तलवार से संजय के शरीर पर पीछे से एक जोरदार वार करता है। तलवार के एक बार से ही संजय जमीन पर गिर जाता है। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिलता। रंगा दूसरा वार करने की हिम्मत भी नहीं करता है। जब रंगा संजय को मार रहा था, तो उस टाइम बिल्ला एक छोटी कृपाण से गीता को डराकर गाड़ी में ही उसका रेप करता है। गीता का रेप करने के बाद बिल्ला गाड़ी से बाहर निकलता है और रंगा के पास जाकर देखता है तो संजय जमीन पर पड़ा हुआ था। बिल्ला रंगा से इशारों में पूछता है कि संजय पर कितने वार किए हैं, तो रंगा इशारे में ही बताता है कि एक ही बार किया है। बिल्ला एक निर्दयी किस्म का अपराधी था। उसे लगा कि शायद तलवार के एक बार से संजय की मृत्यु नहीं हुई होगी।
उसकी सांसें अभी भी चल रही होंगी। वह रंगा से तलवार लेता है और संजय के शरीर पर एक के बाद एक कई बार करता है। इस दौरान जब बिल्ला संजय के शरीर पर तलवार से वार कर रहा था, तो उस टाइम रंगा गाड़ी में जाता है और वह भी गीता का रेप करता है। संजय को मौत के घाट उतारने के बाद बिल्ला रंगा के पास आता है, जहां रंगा गाड़ी में गीता का रेप कर रहा था। रंगा और बिल्ला को एक साथ देखने के बाद गीता अपने भाई संजय के बारे में पूछती है, तो बिल्ला बोलता है कि संजय गाड़ी के पास में ही है, चलो तुम्हें भी संजय के पास छोड़ देते हैं। यह सुनकर गीता को लगता है कि अब तो ये दोनों मेरे साथ घिनौनी हरकत भी कर चुके हैं, शायद अब हमें छोड़ रहे हैं, और उनके साथ चलने लगती है। गीता आगे आगे चलती है, जबकि रंगा और बिल्ला गीता के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही गीता संजय के शव के करीब पहुंचती है, तभी गीता पर भी बिल्ला पीछे से 3 फुट लंबी तलवार से एक जोरदार प्रहार करता है और एक ही प्रहार से गीता भी जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद गीता पर भी संजय की ही तरह एक के बाद एक कई बार किए जाते हैं। गीता मौके पर ही दम तोड़ देती है। इसके बाद रंगा और बिल्ला दोनों भाई बहनों के शवों को जंगल में फेंक देते हैं। जिस दौरान रंगा संजय की जान ले रहा था और बिल्ला एक छोटी कृपाण से डराकर गीता का रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो उसी दौरान गीता ने अपने आप को बचाने के लिए कृपाण से बिल्ला के सिर पर वार किया था, जिसके कारण बिल्ला के सिर पर काफी गहरा जख्म हो गया था। दोनों मासूम भाई बहनों का कत्ल करने और गीता के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद रंगा और बिल्ला वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बिल्ला गाड़ी में लगा खून साफ करता है और रंगा गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करता है। नंबर प्लेट चेंज हो जाने के बाद अब गाड़ी का नंबर हो जाता है DH1280। संजय और गीता जब रंगा और बिल्ला की गाड़ी में बैठे थे, उस समय लगभग शाम के 6:30 हो रहे थे। मतलब गीता और संजय के किडनैप, कत्ल और गीता का रेप करने तक रात के 10:30 बज जाते हैं। चूंकि गीता के साथ गंदी हरकत करते समय बिल्ला के सिर पर चोट लगी थी, इसीलिए रंगा और बिल्ला इलाज कराने के लिए रिज क्षेत्र के ही वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद जो डॉक्टर बिल्ला की मरहम पट्टी कर रहे थे, उनको थोड़ा शक होता है और वह पूछते हैं कि तुम लोगों को चोट कैसे लगी है। तो दोनों डॉक्टर को एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि हम एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे, तभी कुछ लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया और हमारी घड़ी व पैसे भी छीन लिए, जिसके कारण छीना झपटी में यह चोट लग गई है। डॉक्टर मरहम पट्टी तो कर देते हैं, लेकिन पुलिस को बुला लेते हैं। उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि बताओ कहां पर आपके साथ लूटपाट की गई थी। तो रंगा बिल्ला पुलिस को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और बोलते हैं कि यहां पर हमारे साथ लूटपाट हुई थी। जांच करने के बाद पुलिस वापस हॉस्पिटल आ जाती है। अस्पताल आने के बाद पुलिस रंगा और बिल्ला से बोलती है कि आप सुबह हमारे पास दोबारा आइए, हम आपके साथ हुई घटना की जांच करेंगे। इतना कहने के बाद पुलिस उन्हें जाने देती है। दूसरी तरफ गीता और संजय 6 बजे घर से निकले थे और 7 बजे उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचना था। इसके बाद रेडियो पर 8 बजे इनका प्रोग्राम लाइव आना था। घर पर गीता के पापा मदन मोहन चोपड़ा 8 बजे रेडियो पर ऑल इंडिया का वही चैनल लगाते हैं जिस पर गीता और संजय का प्रोग्राम लाइव आना था। प्रोग्राम तो शुरू होता है, लेकिन गीता और संजय की आवाज सुनाई नहीं देती है। इस पर गीता के पिता मदन मोहन चोपड़ा सोचते हैं कि शायद गीता और संजय का प्रोग्राम थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन धीरे धीरे सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, पर संजय और गीता का कोई प्रोग्राम नहीं आता है। यह देखकर गीता और संजय के पिता मदन मोहन चोपड़ा जी को थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर गीता और संजय ने कोई परफॉर्मेंस क्यों नहीं की है। इसके बाद मदन मोहन चोपड़ा घर से अपना स्कूटर लेकर गीता और संजय को लेने सीधे ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद 9 बजे उन्हें गीता और संजय को लेने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जाना था। जैसे ही मदन मोहन चोपड़ा ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचते हैं, वह यह जानकर चौंक जाते हैं जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस के कर्मचारी बताते हैं कि गीता और संजय तो आज आए ही नहीं हैं, जबकि आज उनका प्रोग्राम होना था। मदन मोहन चोपड़ा को किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। वह तुरंत घर वापस आते हैं। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और गीता और संजय के दोस्तों को फोन करते हैं और पता करते हैं कि क्या वो आप लोगों के पास गीता और संजय आए हैं। तो सभी रिश्तेदार और दोस्त मना कर देते हैं कि हमारे पास संजय और गीता नहीं आए हैं। काफी इंतजार और तलाशने के बाद भी जब गीता और संजय का कुछ पता नहीं चलता है, तो गीता के पिता मदन मोहन चोपड़ा थाने में जाकर अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं।
पुलिस रिपोर्ट लिखने के बाद बच्चों की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, पर गीता और संजय का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस को गीता और संजय की तलाश करते करते 28 अगस्त की शाम हो जाती है, लेकिन संजय और गीता का कुछ पता नहीं चलता है। तभी 28 अगस्त की शाम को ही पुलिस को एक खबर मिलती है। जिस जगह पर संजय और गीता का कत्ल किया गया था, उस जगह पर एक चरवाहे को झाड़ियों में कुछ कपड़े नजर आते हैं। वह जैसे ही पास जाकर देखता है तो झाड़ियों में उसे 2 शव नजर आते हैं। यह देखने के बाद वह इस बात की सूचना पुलिस को देता है। खबर मिलते ही पुलिस जैसे ही चरवाहे द्वारा बताई गई जगह पर जाकर देखती है तो वहां 2 शव झाड़ियों में पड़े मिलते हैं। क्योंकि पुलिस के पास गीता और संजय की मिसिंग रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी, तो पुलिस को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यह शव संजय और गीता के ही हैं। इसके बाद पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले आती है और शवों की पहचान करने के लिए मदन मोहन चोपड़ा जी को हॉस्पिटल बुला लेती है। मदन मोहन चोपड़ा जैसे ही अस्पताल जाकर शवों को देखते हैं तो वह तुरंत शवों की पहचान गीता और संजय के रूप में कर देते हैं। इसके बाद मदन मोहन चोपड़ा के परिवार पर दुखों का कहर टूट पड़ता है। उनके जिगर के टुकड़े अब इस दुनिया में नहीं थे। गीता और संजय के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ समय बाद जब गीता और संजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि संजय और गीता के शरीर पर तलवार के अनगिनत वार किए गए थे। साथ ही गीता के साथ रेप की पुष्टि भी हो जाती है। मतलब गीता का कत्ल करने से पहले उसके साथ घिनौनी हरकत की गई थी। जैसे ही यह खबर मीडिया के द्वारा आम पब्लिक को पता चलती है तो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। धीरे धीरे 30 तारीख आ जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली होते हैं। कातिलों का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। हर रोज अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा जा रहा था। पुलिस पर काफी दबाव आ जाता है। दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास के कई राज्यों की पुलिस कातिलों को ढूंढने के लिए लगाई जाती है। इसके बावजूद भी कातिलों का कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर 30 अगस्त को गीता और संजय के पिता अपने कुछ साथियों के साथ मीडिया के पास जाते हैं और सारी कहानी मीडिया के सामने रखते हैं। साथ ही गीता और संजय के फोटो भी दिखाते हैं। मीडिया को जैसे ही इस पूरी खबर का पता चलता है तो अगले दिन शहर के सभी अखबारों में गीता और संजय के फोटो के साथ इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है। जैसे ही यह खबर अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा हो जाता है। हर जगह इस केस की चर्चा होने लगती है कि इन मासूमों के साथ किसने दरिंदगी की है। पूरे दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगते हैं और कातिलों को पकड़ने की मांग तेज होने लगती है। धीरे धीरे यह खबर उन लोगों के पास भी पहुंच जाती है जिन राहगीरों ने 26 अगस्त की शाम गोल डाक खाने के पास गीता और संजय को एक गाड़ी के अंदर से मदद मांगते हुए देखा था। इसके अलावा यह खबर उस व्यक्ति के पास भी पहुंच जाती है जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी और गाड़ी का नंबर भी पुलिस को नोट कराया था। खबर मिलने के बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस दिन की घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। पुलिस थाने पहुंचे कई लोगों ने रंगा और बिल्ला के चेहरे को काफी पास से देखा था, इसलिए इन लोगों को रंगा और बिल्ला का चेहरा अच्छी तरह से याद था। इसके बाद पुलिस स्केच बनाने वालों को थाने में बुला लेती है और इन लोगों की मदद से रंगा और बिल्ला का स्केच तैयार करवाया जाता है। स्केच तैयार होने के बाद इस खबर को रंगा और बिल्ला के स्केच के साथ अखबार में छापा जाता है। कई दिनों तक लगातार अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छापी जाती है, जिसे देखकर या सुनकर लोगों का लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। जिस कॉलेज में गीता पढ़ाई कर रही थी, उस कॉलेज के बच्चे लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। इन बच्चों का गुस्सा शांत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कॉलेज में जाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बच्चों को समझाने के लिए कॉलेज जाते हैं, तभी भीड़ से एक पत्थर आता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लग जाता है, जिसके कारण उनका कुर्ता खून से लाल हो जाता है। इस घटना के बाद जनता के गुस्से को लगातार बढ़ता देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई पुलिस को फोन करके जल्दी से जल्दी कातिलों को पकड़ने और केस को सुलझाने के लिए दबाव बनाते हैं। पुलिस को जांच करते करते लगभग 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। इस 7 से 8 दिन की जांच के दौरान पुलिस को कातिल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के मजलिस पार्क के पास एक कार बरामद होती है। जब इस कार की छानबीन की जाती है तो इसका नंबर प्लेट फर्जी निकलता है।
फिर किसी तरह से पुलिस इस कार के असली मालिक तक पहुंचती है। कार के असली मालिक के पास पहुंचने पर पुलिस को पता चलता है कि इस कार के गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। पुलिस जब इस कार के अंदर की जांच करती है तो इस कार में खून के निशान, मिट्टी के निशान और कुछ बाल बरामद होते हैं। पुलिस इन सबूतों को अपने पास इकट्ठा कर लेती है और अपनी जांच जारी रखती है। तभी 7 अगस्त को दिल्ली रेलवे पुलिस से दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है। दरअसल आगरा से चलकर कालका मेल ट्रेन नई दिल्ली के लिए आ रही थी। जब यह कालका मेल ट्रेन आगरा के स्टेशन से थोड़ा आगे जाकर किसी वजह से एक पुल के पास अपनी स्पीड धीरे करती है, तभी इसी कालका मेल ट्रेन की एक बग्घी में रंगा और बिल्ला चढ़ जाते हैं। रंगा और बिल्ला जिस कालका मेल ट्रेन की बोगी में चढ़े थे, वह बोगी आर्मी के जवानों के लिए बुक थी। आर्मी के जवान अपनी बोगी में 2 सिविलियन को देखकर उनसे पूछताछ करते हैं, क्योंकि आर्मी की रिजर्व बोगी में किसी भी सिविलियन को बैठने की अनुमति नहीं होती है। पूछताछ के दौरान बिल्ला आर्मी के जवानों के साथ ही बहस करने लगता है, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला था। बात बात पर गुस्सा होना उसका स्वभाव था। दरअसल गीता और संजय के मर्डर की खबर रंगा और बिल्ला के स्केच के साथ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अखबारों और टीवी पर दिखाई जा रही थी। पूछताछ के दौरान और इस गुस्सा गुसाई के बीच एक आर्मी ऑफिसर की नजर रंगा और बिल्ला पर पड़ती है, तो वह तुरंत रंगा बिल्ला को पहचान लेते हैं कि यह वही शख्स है जिन्हें दिल्ली पुलिस कई दिनों से ढूंढ रही है, क्योंकि यह ऑफिसर इस खबर को पढ़ चुके थे और अखबार में रंगा और बिल्ला के स्केच को भी देख चुके थे। ये बात जैसे ही आर्मी ऑफिसर अपने जवानों को बताते हैं, इसके बाद रंगा और बिल्ला को पकड़ वहीं ट्रेन में बैठा लिया जाता है। जैसे ही है ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है तो रंगा और बिल्ला को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस तुरंत इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को देती है। दिल्ली पुलिस तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचकर रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद जब रंगा बिल्ला से पूछताछ की जाती है तो वह इस घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत थे कि रंगा और बिल्ला मुकर नहीं सकते थे। पुलिस उन सब लोगों को थाने बुला लेती है जिन लोगों ने 26 अगस्त की शाम को गोल डाक खाने के आसपास रंगा और बिल्ला को गाड़ी के अंदर संजय और गीता के साथ देखा था। इसके अलावा उन डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है जिन डॉक्टरों ने 26 अगस्त की रात को रंगा और बिल्ला का इलाज किया था। जैसे ही इन लोगों के सामने रंगा और बिल्ला को किया जाता है, ये लोग तुरंत रंगा बिल्ला को पहचान लेते हैं। इसके बाद रंगा और बिल्ला टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। रंगा और बिल्ला यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने ही गीता और संजय का कत्ल किया है, साथ ही रेप की बात भी स्वीकार कर लेते हैं। पुलिस को कातिल तो मिल चुके थे, अब पुलिस इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। जिस लावारिस कार में खून के निशान, मिट्टी और बाल मिले थे, वह सभी मैच कर जाते हैं। गीता जब रेप से बचने के लिए रंगा और बिल्ला से संघर्ष कर रही थी, तो उस समय रंगा और बिल्ला के कुछ बाल गीता के नाखूनों में फंस गए थे, जो बिल्ला और रंगा के बालों से मैच कर जाते हैं। कार में मिली मिट्टी भी उस मिट्टी से मैच कर जाती है जिस जगह पर रंगा और बिल्ला ने गीता व संजय को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा कार में मिले खून के धब्बे भी रंगा और बिल्ला के खून से मैच कर जाते हैं। अब पुलिस रंगा बिल्ला से पूछताछ शुरू करती है कि आप लोगों ने संजय और गीता को क्यों मारा है, तो रंगा और बिल्ला अपनी कहानी सुनाते हैं। दरअसल दिल्ली आने से पहले रंगा और बिल्ला मुंबई में रहकर छोटे मोटे अपराध कर रहे थे। दिल्ली आने के कुछ दिन पहले ही रंगा और बिल्ला का एक दोस्त मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अपने दोस्त के पकड़े जाने के बाद ये दोनों डर जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हम दोनों भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए यह मुंबई से भागकर दिल्ली आ जाते हैं। 24 अगस्त को दिल्ली आने के बाद रंगा और बिल्ला दिल्ली के मजलिस पार्क के पास एक किराए पर कमरा लेते हैं। इसके बाद 26 अगस्त को रंगा और बिल्ला सुबह से ही अपने शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। सुबह से शाम तक रंगा और बिल्ला एक के बाद एक कई गाड़ियां भी चुराते हैं, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है। इन्हें सुबह से शाम तक कोई भी ऐसा व्यक्ति या कपल नहीं मिलता है जिसे यह किडनैप कर पाए और उन्हें लूट सके। लेकिन दुर्भाग्य से 26 अगस्त की शाम को लगभग 6:30 बजे रंगा और बिल्ला को गोल डाक खाने के पास संजय और गीता खड़े मिल जाते हैं। संजय और गीता के पहनावे को देखने के बाद रंगा और बिल्ला को लगता है कि यह किसी अमीर घर के बच्चे हैं।
जिन्हें किडनैप करने के बाद काफी मोटी रकम मिल सकती है, और यही सोचकर लिफ्ट देने के बहाने गीता और संजय को अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही संजय और गीता से पूछताछ करने के बाद रंगा बिल्ला को पता चलता है कि यह एक इंडियन नेवी के एक अफसर के बच्चे हैं, तो ये दोनों समझ जाते हैं कि यहां से कोई खास मोटी रकम नहीं मिलेगी, साथ ही पकड़े जाने का डर ज्यादा रहेगा। इसके बाद रंगा बिल्ला से बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बिल्ला साफ इनकार कर देता है। रंगा और बिल्ला जब गाड़ी में गीता और संजय को किडनैप करके ले जा रहे थे, तो इनको एक नहीं बल्कि कई लोगों ने देखा था। इसके अलावा रंगा बिल्ला को लगने लगता है कि अगर हम लोगों ने इनको छोड़ दिया तो ये हमारी पहचान बता सकते हैं, जिस वजह से हम पकड़े जा सकते हैं और इस क्रूर व निर्दयी घटना को अंजाम दे डालते हैं। पूरा देश बहुत ही गुस्से में था और दोषियों को जल्द से जल्दी फांसी की सजा दिलाना चाहते थे। इसलिए पुलिस जल्दी ही रंगा और बिल्ला पर मुकदमा चलाती है और अदालत में पेश करती है। सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए निचली अदालत 1 साल के अंदर ही रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए हाई कोर्ट भी कुछ समय के बाद ही रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुना देती है। हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत व हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा सुना देती है। तीनों अदालतों से फांसी की सजा मिलने के बाद रंगा और बिल्ला राष्ट्रपति के यहाँ फांसी की सजा से बचने के लिए दया याचिका लगाते हैं। लेकिन यहां से भी रंगा और बिल्ला को राहत नहीं मिलती है और दया याचिका खारिज कर दी जाती है। आखिरकार सभी कार्यवाही पूरी होने के बाद 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी देने की सजा सुनाई जाती है। फांसी देने से पहले मीडिया रंगा और बिल्ला का एक इंटरव्यू लेना चाहती थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह दोनों किस मानसिकता के हैं जो ऐसा घिनौना अपराध किया है। इसी बात को जानने के लिए रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू करने के लिए मीडिया जेल प्रशासन से अनुमति मांगती है, लेकिन जेल प्रशासन इनकार कर देता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया कोर्ट में एक अर्जी लगाती है, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। आखिरकार फांसी से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद 5 पत्रकार तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यह बात रंगा और बिल्ला को बताई जाती है तो बिल्ला इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर देता है, जबकि रंगा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान भी रंगा पत्रकारों से यही बोलता है कि हम बेकसूर हैं और हमें फंसाया जा रहा है, जैसे तीनों अदालत में रंगा और बिल्ला ने अपने आप को बेकसूर बताया था। आखिरकार 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी देने के लिए मेरठ से कालू झल्लाद और फरीदाकोट से फकीरा को बुलाया जाता है। साथ ही जिस रस्सी का फंदा बनाकर दोनों को फांसी दी जानी थी, वह रस्सी बिहार के बक्सर से मंगाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रंगा और बिल्ला को फांसी देने से पहले दोनों जल्लादों कालू और फकीरा को शराब पिलाई जाती है। जेल प्रशासन के अनुसार कोई सामान्य व्यक्ति पूरे होशो हवास में रहने के बावजूद किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकता है। आखिरकार 31 जनवरी 1982 की सुबह 5 बजे तिहाड़ जेल प्रशासन रंगा और बिल्ला को उठाता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला को नहाने के लिए कहा जाता है। रंगा तो नहा लेता है, लेकिन बिल्ला नहाने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। फांसी के तख्ते पर आने के बाद सबसे पहले दोनों जल्लाद पीछे से रंगा बिल्ला के हाथ बांध देते हैं और फिर काले कपड़े से बने थैली से इनका मुंह ढक देते हैं। इसके बाद तय समय के अनुसार तिहाड़ जेल के जेलर आर्यभूषण शुक्ला लाल रुमाल हिलाते हैं और दोनों झल्लाद लीवर खींच देते हैं। लीवर खींचते ही रंगा और बिल्ला फांसी के फंदे पर झूलने लगते हैं। लीवर खींचे जाने के 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों की टीम चेक करती है तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की सांसें अभी भी चल रही थीं, क्योंकि रंगा ने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी। इसके बाद एक झल्लाद को फांसी के तख्ते पर नीचे उतारा जाता है और रंगा के पैर खींचे जाते हैं। पैर खींचे जाने के बाद रंगा की सांसें भी रुक जाती हैं। रंगा और बिल्ला को लेकर देश में काफी गुस्सा था, इसलिए रंगा और बिल्ला के घर वाले इनके शव लेने से इनकार कर देते हैं। घर वाले जब रंगा और बिल्ला के शव को लेने से इनकार कर देते हैं तो तिहाड़ जेल प्रशासन को ही इनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। गीता और संजय जितने समय भी रंगा और बिल्ला के कब्जे में रहे थे, उस दौरान संजय और गीता ने रंगा और बिल्ला का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया था।
लेकिन कम उम्र होने की वजह से वह रंगा और बिल्ला का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। संजय और गीता की बहादुरी को देखते हुए आज भी बच्चों को गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा बहादुरी अवार्ड दिया जाता है। रंगा और बिल्ला इस परिवार को एक ऐसा गम दे जाते हैं जिसे चोपड़ा परिवार जीते जी कभी नहीं भूला होगा। तो दोस्तों, यह थी क्रूर और निर्दयी मानसिकता वाले रंगा और बिल्ला की कहानी। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताएं।